Welcome everyone. Today I will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and this is the 9th lecture of the chapter, and today's topic is the romantic imagination and the national feeling. So let's start. जैसे नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसमें बस वार या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के द्वारा ही क्रिएट नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था. कल्चर जो है, कल्चर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो आइडिया ऑफ नेशन एंड द नेशनलिटी का जो फीलिंग है, नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको ग्रो करने में. लाइक आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारे जो है हेल्प किया था टू एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग. सो व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म जो है वन टाइप ऑफ आइडिया और एक मूवमेंट हम बोल सकते हैं जो क्या करता था, जो इंस्पायर करते थे लोगों को कि कल्चर, आर्ट, म्यूजिक वो भी क्या कर सकते हैं, नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ है वो स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो यूरोप में 18th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया करता था. सो रोमांटिसिज्म इज़ अ कल्चरल मूवमेंट जो हमें देखने को मिला था 18th सेंचुरी में यूरोप में, जो लोगों के अंदर बाय म्यूज़िक, बाय पोएट्री, बाय स्टोरीज क्या करते थे कि नेशनलिज्म के आइडियाज़ को ग्रो करते थे. और जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे वो जो साइंस को ज़्यादा ग्लोरीफाई करना और पोएट्स को क्रिटिसाइज करना, ये जो थिंकिंग है इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. उन्हें लगता था कि साइंस को ज़्यादा ग्लोरीफाई ना करते हुए किसी भी कंट्री के कल्चर, उनके जो लिटरेचर, लैंग्वेज, उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिसके द्वारा नेशनलिज्म का आइडियाज़ जो है वो स्प्रेड होता है. तो ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. उन्होंने क्या किया था कि बोला था कि अगर आप जर्मन कल्चर को जानना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जर्मन कल्चर जो है, जर्मन के कॉमन पीपल, उनके माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, जर्मन कल्चर को जान सकते हो. लाइक द जर्मन कल्चर यू कुड सी बाय दास वॉल्क. दास वॉल्क क्या है? एक्चुअली दास वॉल्क इज द दास मीन्स दा और वॉल्क मीन्स कॉमन पीपल. सो उन्होंने बोला था कि अगर आप जर्मन कल्चर को जानना चाहते हो तो जर्मनी के जो भी कॉमन सिटीजन है, जो भी कॉमन पीपल है, उनके कल्चर को आपको जानना चाहिए. लाइक व्हाट आर द फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस ऑफ जर्मनी, दैट इज एक्चुअली पोर्ट्रेट द जर्मन कल्चर. और इन्हीं के द्वारा उन्होंने बोला था कि एक कंट्री का जो ट्रू स्पिरिट होता है, एक कंट्री का जो ट्रू स्पिरिट होता है वो क्या हो सकता है, उस कंट्री के फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के द्वारा जाना जा सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोक? फोक मीन्स रीजनल, और जो भी किसी भी जगह का रीजनल होता है, उस जगह का जो स्पेशली होता है, दैट इज़ नोन एज फोक. एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को उन्होंने बोला था वोक जेस्ट. सो कॉमन पीपल मीन्स दास वोक एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन मीन्स वोक जेस्ट. तो उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि लाइक जैसे जर्मनी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं उनके कल्चर, तो उसी तरह और ऐसे और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, राइटर्स थे, जिन्होंने बोला था कि नेशनल फीलिंग्स को ग्रो करने में म्यूज़िक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक कैरोल क्रूपेंस्की जो थे, कैरोल क्रूपेंस्की ने बोला था कि उनके जो ऑपेरा म्यूजिक, उनके द्वारा और उसी के साथ साथ जो फोक डांसेस है उनके द्वारा क्या किया जाता था, जो नेशनल स्ट्रगल्स है उनको वो शो करते थे. लाइक जैसे जब भी हम कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं या डांस देखते हैं तो उससे हमें क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्री के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स ग्रो करता है. तो
उसी तरह कैरोल कुरपेंस्की ने भी उनके ओपेरा म्यूजिक के द्वारा लोगों के अंदर जो है नेशनल फीलिंग्स को ग्रो करने में हेल्प किया था। और not only music, not only the culture, like language also play an important role in developing national sentiment or nationalist sentiment। जैसे जब क्या हुआ था इन द ईयर ऑफ 1815 पोलैंड के कुछ एरियाज को रशिया को मतलब हैंडओवर कर दिया गया था, तब रशिया ने क्या किया था कि ये बोला था कि हर जगह पे पोलैंड के हर जगह पे क्या होगा, रशियन लैंग्वेज जो है वो फॉलो किया जाएगा, मतलब रशियन लैंग्वेज में ही हर कोई काम होगा। लेकिन जो पोलैंड के लोग थे मेनली द क्लर्जी पीपल लाइक प्रीस्ट बिशप्स, उन्होंने क्या किया था, रशियन लैंग्वेज को लैंग्वेज में बात करना उसको फॉलो करने के लिए मना कर दिया था। वो अपने पोलिश लैंग्वेज में ही क्या करते थे, बात करते थे और क्या करते थे, उस लैंग्वेज को ही एक वेपन की तरह यूज़ करते थे फॉर नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस। उस पोलैंड के जो भी कल्चर है उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लैंग्वेज को ही अब एक जो है वेपन यूज़ किया था। तो इसके वजह से क्या किया था, बहुत सारे प्रीस्ट बिशॉप्स उन्हें जेल में डाल दिया गया था, साइबेरिया हमें एज ए पनिशमेंट भेज दिया गया था। So from here we can see that by language, by dance form, by music, by literature क्या हो रहा है, लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म का फीलिंग्स जो है वो ग्रो कर रहा है। और ये सारे जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और पॉलिटिकल आइडियाज़ जो बिलीव करते थे कि बाय लैंग्वेज, बाय म्यूज़िक, बाय पोएट्री हम नेशनलिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, दे आर नोन एज द रोमांटिक आर्टिस्ट, और उनके ये थ्योरी को बोला जाता है रोमांटिसिज्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1830 में क्या हुआ था कि यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो देखा गया था। यानी यूरोप में क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरिंग दिस टाइम जो पॉपुलेशन है यूरोप का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। और जब फूड का प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में सही से नहीं हो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, रूरल एरियाज को छोड़ के शहर में आ रहे थे, सिटीज़ में आ रहे थे। तो जो स्लम्स थे, जो स्लम्स हुआ करता था अर्बन एरिया का, वो ओवर क्राउडेड हो गया था। तो एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1830। क्यों हुआ था? तो ये हुआ था मेनली 3 कारण से। एक तो यूरोप का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और नंबर 3 जो रूरल सेक्टर में रहते थे वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सही से नहीं होने के कारण से वो सारे जो भी टाउन्स के स्लम से वहाँ पे आते जा रहे थे। तो यही सब चलते क्या हो गया था, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि लोग जो है, जो लोअर क्लास पीपल थे लाइक पीजेंट्स, आर्टिसंस, उसके अलावा जो वीवर्स, लेबर्स, वो सारे रिवोल्ट करने लगे थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे। और यही सारे जो है सारे के बारे में क्या हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, लाइक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो ऐसा ही एक रिवोल्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1848। तो उस ईयर में फूड शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो लोग जो है अभी रास्ते में आके प्रोटेस्ट करने लगे थे। लाइक फ्रांस के पॉपुलेशन जो है वो पेरिस के रास्ते में आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और उस टाइम पे जो मोनार्कियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे लुइस फिलिप, उन्होंने क्या किया था, भगा दिया था। मतलब नॉट ओनली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, राजा जो थे उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो थे लुइस फिलिप,
उनके ऊपर इतना दबाव डाला था कि वो भाग गए थे। और ये कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1848। तो उस टाइम पे जो फ्रांस में क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को चला रहा था, तब उनको भी समझ में आया कि जो भी लोअर क्लास पीपल है उनको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी उन्हें समझ में आया, और उन्होंने क्या किया था, कुछ डिसीशंस लिया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट डिसीजन ये था कि जो पहले बस 25 ईयर्स से अबव मेल ही क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि 25 नहीं, बस 21 ईयर्स से अबव कोई भी मेल वोट डाल सकते हैं, और इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो है वो नहीं रखा गया था, लाइक इतना वेल्थ होना चाहिए तब भी वोट डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अगर कोई भी मेल वो 21 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते थे, वोट जो है वो डाल सकते थे। उसी के साथ साथ नेशनल असेंबली ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्टेप लिया था इस रिवॉल्ट को जो है रिजॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पार्लियामेंट में ये पास किया था द राइट टू वर्क, यानी कोई भी मेल पॉपुलेशन जो है वो क्या अगर 21 से अबव है उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। उसी के साथ साथ नेशनल असेंबली ने बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये किया कि राइट टू वर्क जो है वो गारंटेड किया। और उसी के साथ साथ कंट्री के द्वारा कुछ नेशनल वर्कशॉप जो है वो भी प्रोवाइड किए गए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट जो है डिफरेंट सेक्टर में जनरेट हो पाए। तो ये सारे जो स्टेप्स है वो लिया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा इस रिवॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और इससे पहले यानी 1848 से पहले 1845 में भी एक रिवॉल्ट हुआ था जिसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखो 1848 का भी जो बोला वो भी लोअर क्लास पीपल जो बिल्कुल अपने लिए खाना काम ये कुछ नहीं जुटा पा रहे थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया। अब 1845 में भी जो रिवॉल्ट हुआ था वो भी लोअर क्लास पीपल यानी जो वीवर्स थे उन्होंने किया था। तो सिलेशिया में वीवर्स कुछ थे जिन्हें क्या किया था, एक कंट्रैक्टर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया था। तो वो एक कंट्रैक्टर हुआ करता था इन द ईयर ऑफ 1845 सिलेशिया में। वहाँ पे वो कंट्रैक्टर वीवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उससे वीवर्स को फिनिश टेक्सटाइल जो है वो बना के कंट्रैक्टर को फिर से देना पड़ता था। लेकिन ये जो वीवर्स थे उन्हें बहुत ही कम वेजेस दिया जाता था, तो वीवर्स डिमांड कर रहे थे टू इंक्रीज देयर वेजेस, उनके पैसा इंक्रीज करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो राजी नहीं था। तब बहुत सारे वीवर्स मिलके क्या किया था, उस कॉन्ट्रैक्टर को अटैक किया था। मतलब उनको जो है बिल्कुल मतलब उनके घर में जाकर ऑन द 4 जून 1845 उनके ऊपर अटैक किया। तब उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, अपने फैमिली के लेकर भाग गए थे। इवन जब जिस जगह पे वो भागे थे दूसरे जो भी टाउन है जो भी विलेजेस है वहाँ के लोग भी उन्हें शेल्टर देने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स क्या हुआ था, आर्मी जो है वो फिर से मतलब वो जो वीवर्स थे उनके ऊपर अटैक किया था और करने के बाद 11 वीवर्स को शूट कर दिए गए थे जिनमें उनका डेथ हो गया था। फिर से कॉन्ट्रैक्टर को अपना जो घर है वहाँ पे वापस लाया गया। सो ये रिवॉल्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बस एक कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, आर्मी ने 11 बहुत ही जो मतलब जो बस अपने वेजेस के लिए डिमांड कर रहे थे, अपना हक का डिमांड कर रहे थे, उन्हें मार दिया गया था। सो दस वी कैन सी कि ड्यू टू हंगर, ड्यू टू हार्डशिप कैसे लोग क्या करे कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे लोग जो है रिवॉल्ट कर रहे थे। सो नेशनलिज्म के साथ ये सारे भी रिलेटेड है कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता है,
काम नहीं होता है तब भी लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। तो दस दीज आर द थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1830 to 1848. So that's all for today. Thank you.